नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। सेना में भर्ती प्रक्रिया को लेकर लाई गई योजना अग्निपथ पर बवाल के बीच वायुसेना में आज से चयन प्रक्रिया शुरू हो गई है। हालांकि कई जगहों पर अब भी अग्निपथ योजना को लेकर विरोध देखने को मिल रहा है। आज हम चर्चा करेंगे इन्हीं तमाम विषयों पर, क्योंकि कई सवाल हैं जिनका जवाब खोजना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज इसमें सामाजिक एंगल की भी एंट्री हो गई। कई जगहों पर खाप पंचायतों ने यह कहा कि जो भी अग्निपथ योजना के लिए आवेदन करेगा उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। तो कई जगहों पर कुछ किसान संगठन जो है वो ही विरोध का मोर्चा संभालते हुए नजर आए। अब कहीं राजनीतिकीकरण करने के आरोप लग रहे हैं तो कहीं दूसरा आरोप लग रहा है। सवाल बहुत से हैं, जवाब तलाशेंगे, लेकिन ये रिपोर्ट आप पहले देखिए, फिर मेहमानों से परिचय और सीधे चर्चा। सेना में भर्ती प्रक्रिया को लेकर लाई गई योजना अग्निपथ पर बवाल के बीच वायुसेना में आज से चयन प्रक्रिया शुरू हो गई। भारतीय वायुसेना की तरफ से पहले ही बताया गया था कि 24 जून यानी आज से भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। युवा अग्निपथ के तहत आज से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यह पूरा प्रोसेस 5 जुलाई तक चलेगा। इसके बाद ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी और फिर चयनित उम्मीदवारों को वायुसेना में काम करने का मौका मिलेगा। सेना में भर्ती प्रक्रिया के लिए कुछ जरूरी तारीखों को ग्राफिक्स के जरिए समझिए। आवेदन शुरू होने की तारीख 24 जून 2022। आवेदन समाप्त होने की तारीख 5 जुलाई 2022। परीक्षा की तारीख 24 जुलाई 2022 से शुरू। अंतिम चयन सूची जारी होगी 1 दिसंबर 2022। एनरोलमेंट की तारीख 11 दिसंबर 2022। यानी भारतीय वायुसेना के मुताबिक अग्निपथ योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करने वाले युवाओं का 24 जुलाई से 31 जुलाई तक ऑनलाइन एग्जाम होगा। इसके बाद 21 अगस्त से 28 अगस्त तक फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। इसके बाद 29 अगस्त से 8 नवंबर तक मेडिकल टेस्ट लिए जाएंगे और जो भी उम्मीदवार इन सभी परीक्षाओं को पास करते हैं उन सभी की लिस्ट दिसंबर में जारी कर दी जाएगी। साथ ही इसी साल से उनकी ट्रेनिंग भी शुरू कर दी जाएगी। ये सारी प्रक्रिया अलग अलग चरणों में पूरी की जाएगी। इन चरणों में होगा उम्मीदवारों का चयन, ऑनलाइन टेस्ट, शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण, मेडिकल टेस्ट। अंतिम चयन सूची 1 दिसंबर 2022, एनरोलमेंट 11 दिसंबर 2022। हालांकि अग्निपथ योजना को लेकर शुरू से ही देश भर में बवाल देखने को मिला है, जो कि अभी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। कई जगहों पर अब भी अग्निपथ योजना को लेकर विरोध जारी है। हरियाणा में अग्निपथ योजना का विरोध किसान आंदोलन जैसी राह पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ खाप पंचायतों के नेताओं ने अपील की है कि अग्निपथ योजना के तहत भर्ती के लिए आवेदन करने वालों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। हालांकि इस योजना के मुताबिक भर्ती होने वाले अग्निवीर का कार्यकाल 4 साल का होगा और उसके बाद 75% को सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। बाकी बचे 25% को नियमित सैनिक के तौर पर भर्ती किया जाएगा। हालांकि सेवा मुक्त होने वाले अग्निवीरों को प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, जिसके आधार पर तमाम सरकारी सेवाओं और अर्धसैनिक बलों की सेवाओं में प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार की ओर से इन ऐलानों के बाद भी यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में इस स्कीम का विरोध हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो बिना देरी के सीधे बहस पर वापस आते हैं और जो मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, सबसे पहले मैं परिचय आपका कराऊं। मेरे साथ डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। योगेश कौशिक जी मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर जेएस सोडी साहब हमारे साथ हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। विजेंद्र रेड्डी जी इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हमारे साथ हैं और इसके अलावा टीना कर्मवीर जी कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का हरियाणा न्यूज पर। मेरा पहला सवाल टीना कर्मवीर जी आज आपसे ही होगा, क्योंकि विरोध प्रदर्शन आज भी लगातार किया गया। उस सूरत में जब एप्लीकेशन फॉर्म्स आज से निकल चुके हैं, अप्लाई बच्चे कर रहे हैं, कुछ खाप पंचायतों ने भी ये कहा, खापों ने भी ये कहा कि जो अप्लाई करेगा अग्निपथ स्कीम में जाएगा उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। किसान आंदोलन जो है, किसान आंदोलनकारी जो थे, उसमें से भी कुछ छिटपुट संगठन इसका विरोध करते हुए आज नजर आए। सवाल यह है कि अल्टीमेटली खामियाजा इसका किसे भुगतना पड़ेगा? युवा सक्षम है अपना भला और बुरा जानने के लिए, क्या उनके ऊपर एक सोशल प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि सबसे पहले तो मेरा ही सवाल है, क्योंकि देखिए विपक्ष से सवाल क्यों पूछा जा रहा है? जो सरकार पे बैठे हैं, जो रूलिंग पार्टी है, सवाल तो उनसे किया जाना चाहिए। हमारे साथ उल्टा हो रहा है।
ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कोई भी स्कीम ले आते हैं और सवाल फिर विपक्ष पर ही डाल दिया जाता है, सारा ठीकरा विपक्ष पे छोड़ दिया जाता है। करोड़ रुपए की संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति जला दी गई है, और लेकिन उसके बाद इतनी स्वाह होने के बाद भी ये अग्निपथ कानून स्कीम जो है ये वापिस नहीं लिए गए। आप देखिए, किसान आंदोलन जब हुए थे, किसानों के किस संगठन के किस नेता से विमर्श करके ये बिल लिए गए थे, बिल आए थे, और फिर उसके बाद वापिस लेने पड़े इनको। ऐसे ही इनको अग्निपथ वापिस लेना पड़ेगा, क्योंकि भाजपा की क्या प्रणाली है। क्योंकि आप टीना जी, अब मैं आपकी ये स्टेटमेंट थी, मैं इनिशियल कमेंट है, मैं रोकता नहीं हूं, लेकिन आपने चूंकि कहा कि सवाल विपक्ष से क्यों पूछा जा रहा है, तो इसीलिए आपने अपनी स्टेटमेंट में इस बात का जवाब दिया। आपने कहा कि ये वापस लेना ही पड़ेगा उन्हें। तो अब वापस लेना पड़ेगा तो अल्टीमेटली किसी भी आंदोलन का नुकसान उसे उठाना पड़ता है जिसके लिए वो आंदोलन किया जा रहा है। यहां पर स्टेक होल्डर इसके बच्चे हैं। एप्लीकेशन फॉर्म की तारीख चली जाएगी 4, 5, 10 दिन के बाद, उसके बाद वो हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाएंगे। जी देखिए, मैं यही कहना चाह रही हूँ ना, बार बार विपक्ष से फिक्रा फोड़ दिया जा रहा है कि विपक्ष भड़का रहा है। एक बात बताइए, मैंने भड़काने वाली बात नहीं की। इनको वोट दिया है युवाओं ने, तो यूथ जो है वो अगर इतना ही हमारी कहना मानता, हमारी बात मानता, हम होते सरकार में ये है, ये अपनी बात समझा नहीं पा रहे हैं लोगों तक। तो यही बात मैं एक चीज बताना चाहती हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि कोई छोटी कंपनी भी होती है ना, जो भी अपना प्रोडक्ट बनाती है, तो पहले वो उपभोक्ताओं तक पहुंचाती है कि ठीक है कि नहीं, आप लोग सेटिस्फाई है कि नहीं है। ये लोग अपनी मर्जी से आते हैं, 8 बजे आते हैं देश के प्रधानमंत्री, और अपना ऐलान करके चले जाते हैं कि नोटबंदी होगी, लॉकडाउन हो गया, जीएसटी लग गई, और अब ये मैं अग्निवीर बनाइए ना, अपने बच्चों को बनाइए। बीजेपी के जितने लोग हैं, बीजेपी के जितने नेता हैं, मेरा सवाल है उनसे, राजनाथ जी अपने बेटे को बनाइए, अपने बेटे को बना के भेजिए। अपने बेटे को तो ये बनाएंगे अध्यक्ष, और कहीं कहीं अच्छी सी पोजीशन पे भेजेंगे, और जो देश के जनता के बच्चे हैं, जनता के जो किसान है, पहले किसान सड़कों पर रहे। ये इमोशनल एक्सपेक्ट जोड़ रही हैं आप इसके अंदर। आप भी जानती है टीना जी, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। चुनावी भाषणों में ये बात बोलने के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन एक मीनिंगफुल डिबेट का ये पार्ट नहीं हो सकती है। सरकार को झुकना पड़ेगा। चलिए ठीक है, मैं आपकी ये बात कंसिडर कर लेता हूं, मैं इसका जवाब आगे लूंगा। एक तो आपने कहा कि बिना विपक्ष के सलाह मशवरा की योजना लेकर आई जाती है, और दूसरा जो आपका सवाल है कि सरकार को वापस लेनी पड़ेगी। ठीक है, मैं इस बात का जवाब लेता हूं, आपके इस पॉइंट को कंसिडर करता हूं। चौहान साहब जवाब देंगे इसका, फिर आगे बढ़ता हूं। केशव, सेना किसी कंपनी का नाम नहीं है, वो कॉरपोरेट नहीं है। सेना कोई राजनीतिक दल नहीं है। वहां सर्वे के आधार पर, मतदान के आधार पर देश की सुरक्षा के संबंध में निर्णय लिए जाएं। अगर कोई राजनीतिक दल या उसका प्रवक्ता इस तरह की भाषा बोलता है तो इससे ज्यादा नासमझी वाली बात कोई हो नहीं सकती। कांग्रेस की प्रवक्ता को यह भी बताना चाहूंगा कि अग्निपथ और अग्निवीर ये कोई कानून नहीं है, ये सेना की भर्ती प्रक्रिया है। कानून संसद बनाती है, कानून बनाना होगा या बनाना होता तो संसद में जाते। ये सेना की भर्ती प्रक्रिया है। भारत की सेना दुनिया की मोस्ट प्रोफेशनल सेनाओं में से एक है। उसने 2 साल के विस्तृत अध्ययन के बाद, कई दशक के लंबे इंतजार के बाद भारत की सेना को अधिक तरुणाईपूर्ण, एजाइल बनाने के लिए, भारत की सेना में जवानी का तत्व, ऊर्जा का तत्व बढ़ाने के लिए एक योजना बनाई, वो देश के सामने रखी है। देश के अधिकांश नौजवान उस योजना के खिलाफ नहीं है जो सेना में जाना चाहते हैं। कुछ लोग आपके पहले पॉइंट पर एजेंडा के तहत आंदोलन ये वाला पॉइंट जो है सर, मैं आप ही से जवाब दूंगा, आप ही से जवाब ले रहा हूं, लेकिन एक सब्स्टिट्यूटिव पॉइंट मैं ऐड कर दूं जो विपक्ष का सवाल भी है। उनका सवाल इस बात को लेकर है कि अभी तो आप बोल रहे हैं कि सेना प्राइवेट कंपनी नहीं है और सेना इंडिपेंडेंट है, योजना बना सकती है। बिल्कुल बना सकती है सर, बिल्कुल कंसिडर किया जाएगा इस बात को। लेकिन जब सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक की जाती है तो उसका ऐलान सेना नहीं करती है, प्रधानमंत्री आकर के करते हैं। और जब ये योजना लाई जाती है तो उसका भी ऐलान जो है देश के रक्षा मंत्री करते हैं, सेना नहीं करती है। जब डिफेंसिव अप्रोच आती है तो सेना को आगे कर दिया जाता है। अब विपक्ष का सवाल इस बात के ऊपर है कि यहां पर सवाल हम किसके ऊपर उठाएं, सरकार पर या सेना पर? केशव, जब योजना की मैं आऊंगा, मैं टीना जी मैं आऊंगा, मैं दोबारा से आऊंगा, आप अपने फैक्ट्स को दिखाइएगा, मैं जरूर मौका दूंगा। हाँ बोलिए चौहान साहब। जब इस योजना की घोषणा की गई तो देश के माननीय रक्षा मंत्री के साथ देश की सेनाओं के प्रमुख उनके साथ खड़े हुए थे, और
अगर देश के रक्षा मंत्री देश की रक्षा से संबंधित कोई व्यवस्था की घोषणा करते हैं तो इस पर किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रक्षा का काम यदि प्रोफेशनली सेना हैंडल करती है तो सेना को, सेना की संभाल करना, सेना की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना उनके मंत्री के नाते रक्षा मंत्री, भारत के रक्षा मंत्री का काम है। मैं ये कह रहा हूं, जो अभी टीना जी ने बार बार ये कहा कि हमसे सवाल क्यों पूछा जा रहा है, टीना जी से सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि टीना जी की पार्टी के नेता राहुल गांधी और अन्य लोगों ने बिना योजना को जाने समझे, जैसे सीएए का विरोध करने सोनिया गांधी बेतुकी बातें लेकर आ गई थी, ठीक उसी अंदाज में बिना बारीकियों पर जाए पॉलिटिकली विरोध करना शुरू कर दिया। और इनके नासमझ सीनियर नेताओं ने यहां तक कहा कि यहां तक कहा, पी चिदम्बरम ने, अगर आपको याद हो कि एक मिनट बीच में मत बोलिए, टीना बीच में नहीं, रुको, टीना रुको, दिस इज नॉट द वे। ठीक है चौहान साहब, मैं रोक रहा हूं सर, मैं रोक रहा हूं, मैं मौका दे रहा हूं। केशव भाई एक बार पूरा कर दूं, मैं पूरा कर दूं। कांग्रेस के वरिष्ठ वयोवृद्ध लेकिन नासमझ नेताओं ने सेना की प्रक्रिया का, अग्निवीर योजना का ये कहकर मजाक उड़ाया कि वो नौजवान जिनको पकोड़े तलना सीखना हो वो अग्निवीर बन जाएं सर, और बाकी लोग इसका बयानबाजी तो दोनों तरफ से हुई है ना। अब विजयवर्गीय जी ने जो कहा कि हम भाजपा कार्यालय में नौकरी लगाएंगे, तो सेंटिमेंट्स तो वहां से भी दुखी होते हैं बच्चों के। सुनिए, मैं एक मिनट सुनिए, एक मिनट। विजयवर्गीय जी ने जो कहा और चिदम्बरम ने जो कहा, अगर वो एक जैसा है तो मैं इस बात को यही छोड़ रहा हूं और मैं आपके दर्शकों के विवेक पर छोड़ता हूं। आप अगर दोनों में समानता कर रहे हैं, मैं बिल्कुल इस विषय को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। हालांकि विजयवर्गीय जी ने जो कहा वो अवसरों की बात कर रहे थे, चिदम्बरम जो कर रहे थे वो देश की सेना और देश की सेना की भर्ती प्रक्रिया का भद्दा मजाक उड़ा रहे थे। वो नौजवानों का भी मजाक उड़ा रहे थे जो भर्ती में शामिल होने वाले। मैं ये कह रहा हूं कि जवाब इनको क्यों देना पड़ेगा, क्यों ये कह रहे हैं कि अच्छा, एक बात आपने कही कि कुछ लोग सामाजिक दबाव बना रहे हैं, बहिष्कार करेंगे। देश की रक्षा के लिए, मातृभूमि की सेवा के लिए जाने वाले अग्निवीरों का रास्ता रोकने के लिए अगर कोई संगठन अपने आप को सामाजिक संगठन कहकर दबाव बनाते हैं, बहिष्कार करने की बात करते हैं, तो मैं बहुत सम्मान के साथ आपके चैनल पर भारत माता की कसम खा के ये कहता हूं कि उन्हें अपने आप को असामाजिक संगठन घोषित कर देना चाहिए। दे आर नो लॉन्गर सामाजिक संगठन, वो सामाजिक संगठन कहलाने के हकदार मैं इस पॉइंट पर आऊंगा। इनिशियल कमेंट में जो विरोध हो रहा है, एक अंतिम वाक्य, एक अंतिम वाक्य बस केवल। जो लोग ये कह रहे हैं कि एक मिनट टीना जी रुक जाओ, एक वाक्य पूरा कर लेने दो, फिर कह लेना। नहीं, ये एक वाक्य कह लेने दो टीना जी, प्लीज टीना जी, एक छोटी सी बात कह लेने दो मुझे, वो एक वाक्य केवल इतना। जो ये कह रहे हैं कि ताबड़तोड़ योजना ले आए, उनके लिए बता दूं कि योजना सोच विचार के लाई गई है। जो ये कह रहे हैं कि सारे विरोध कर रहे हैं, बिल्कुल सारे विरोध नहीं कर रहे हैं। भटकाए हुए राहुल गांधी जैसों के गुमराह किए हुए कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, उनको भी हम समझा लेंगे। ठीक है सर। टीना जी, मैं आऊंगा पूरा डिबेट पढ़ा है अभी पूरा डिबेट है हमारे पास। अभी मैं इनिशियल कमेंट ले रहा हूं, पहले एक सबका आप अपने पॉइंट्स को नोट करके रखिएगा, सभी से मेरा निवेदन है। उसके बाद जब बारी आएगी तो बोलिएगा, तभी हम एक मीनिंगफुल कंक्लूजन तक पहुंच पाएंगे। मैं फिलहाल कौशिक साहब के पास आ रहा हूं। कौशिक साहब, सामाजिक संगठनों की एंट्री इसके अंदर हो चुकी है और सीधे तौर पर दबाव जो है वो बच्चों के ऊपर बनेगा या वो कंसिडर करेंगे, दूसरा पॉइंट है। लेकिन इसका परिणाम ये हो सकता है कि वो प्रक्रिया से दूर रहकर उनका नुकसान हो, भले ही 4 साल का हो। देखिए, मैं ना कुछ बातें विवेक पे छोड़ना चाहता हूं। वीरेंद्र जी ने कहा बहुत समझदार हैं ये, मैं इनके साथ कई बार बैठा हूं डिबेट पे। मैं ये मानता हूं गवर्नमेंट का ये या सेना का ये अपना प्रोग्राम था, ये लेके आए, ये सच है। ये 89 के बाद से प्रोग्राम शुरू करना इन्होंने शुरू कर दिया था। ये एकदम नया, एकदम आके नहीं, एकदम आया है। लेकिन कुछ एक सवाल जो मेरे दिमाग में या जनता के या जो बेचारे बच्चे तैयारी कर रहे थे उनकी कंसीडरेशन एकदम जीरो कर दी। जैसे 2 साल से भर्तियां नहीं हुई, जैसे 2.5-3 लाख भर्तियां अभी पेंडिंग है, ठीक है, और एकदम आप ये ले आए। मेरा मतलब, मुझे मैं ये अभी कह रहा हूं इस चैनल के माध्यम से, मैं बता देना चाहता हूं सबको
कि जो ये फॉर्म निकल गए हैं, ये फॉर्म भरे जाएंगे, भर्तियां होंगी, बीजेपी इसे नहीं रोकने वाली है। ठीक है, उसके बाद बीजेपी अपनी पीठ भी थपथपाएगी, हमने बहुत बड़ा काम कर दिया है। ठीक है, सेना इससे यंग होगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ठीक है, लेकिन बात यहां आती है कि जो बच्चे, मतलब हजारों नहीं, लाखों बच्चे जो तैयारी कर रहे थे, जिनमें से 50,000 के करीब तो शायद पास भी कर चुके थे, उनका मेडिकल वगैरह और ये प्रोसेस में थे, उन बच्चों को बहुत तकलीफ है। और ये एकदम सोचो ना, अगर मैं अगर सब कुछ पास कर दूं और एकदम मेरे साथी हो जाए तो बहुत, मतलब मुझे कैसा शॉक लगेगा। तो मेरा 2-3 चीजें माननी है। मैं राजनीतिक तौर पे बहुत ईमानदारी से भी सोचता हूं और मैं बोलता भी हूं। राजनीतिक तौर पे कांग्रेस जब भी कभी बात करती है वो गलत नहीं करती है। क्या कोई भी काम अगर आप कर रहे हो, अगर आप उसे अपोजिशन मानते हो, उसका अपमान करना है तो आप करो। सोनिया जी का अपमान करना आपने कर दिया, बड़े किसी कांग्रेसी नेता का करना है आपने कर दिया, ये आपकी फितरत है, आप अपमान करो उनका, कोई बात नहीं। पर देश हित में ये जरूरी था कि कंसेंट बनाई जाती, बैठ के पहले बात होती, सबसे होती, कांग्रेस से मत करो और उनसे तो कर लो। लेकिन आपके पास अगर नंबर्स हैं तो इसका मतलब डेमोक्रेसी में ये नहीं है कि नंबर्स हैं तो आप कोई भी डिक्टेटरशिप कर सकते हैं। तो ये चीजें ठीक नहीं है। हाँ, अगर उन लोगों के लिए भी कोई रास्ता छोड़ दिया होता जो 3-4 साल से बेचारे परेशान थे, या 3 लाख भर्तियां जो हैं बाकी पड़ी हैं, अगर उनको करके और फिर इनको किया जाता तो ये एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे शुरू कर सकते थे 4 साल के लिए, लेकिन वो ना करके इमीडिएटली ये लाद दिया। ठीक है, इस पे थोड़ा सा बच्चों को तकलीफ। ठीक है, मैं सोढी साहब से जवाब लूंगा इस बात का। सोढी साहब, क्या लॉजिक हो सकता है, क्या कंसिडरेशन हो सकती है, क्या चिंतन हो सकता है इस बात के पीछे कि जो अपना पेपर क्लियर कर चुके थे, रिक्रूटमेंट प्रोसेस में थे, उन्हें सभी को दरकिनार कर दिया गया और नई स्कीम लेकर आई? बेहतर होता कि उन्हें भी कहीं ना कहीं रियायतें दी जाती भले इसके अंदर, या फिर कंसिडर किया जाता। मैं आपके चैनल में हूं जी। ये जो अग्निपथ योजना है, ये हमारे 75 साल की आजादी में सबसे बड़ा रक्षा सुधार है। सबसे बड़ा रक्षा सुधार इसलिए है क्योंकि इस सुधार से आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के हर जवान, सेलर और एयरमैन पे प्रभाव पड़ेगा। इसके 3 मुख्य फायदे हैं, युवा हित और सामाजिक हित। हमने इस पे काफी चर्चा की है पहले। मैं अब सीधा आपके प्रश्न पे आता हूं कि जो ये योजना अनाउंस हुई और जो पहले लोगों ने सारी प्रक्रिया तकरीबन पूरी कर ली थी, उनको उन्होंने एक्सक्लूड किया और उनको बोला गया कि इन्होंने ये प्रक्रिया शुरू करनी है। मैं अगर आपको अपना व्यक्तिगत एग्जाम्पल दूं, जब मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला की तैयारी कर रहा था, मैंने पहली बार एनडीए की एग्जाम देने के बारे में सोचा जब मैं 8वीं क्लास में था। मैंने 3-3.5 साल जी जान के मेहनत की एनडीए एग्जाम क्लियर करने के लिए। मेरे वक्त में एनडीए एग्जाम 11वीं के बाद स्टूडेंट दे सकता था और मैंने 11वीं के बाद एग्जाम दिया और मैं क्लियर हो गया। यदि उस वक्त मैंने रिटर्न क्लियर किया होता, इंटरव्यू क्लियर की होती, मेडिकल क्लियर किया होता और मेरी जॉइनिंग की मैं वेट करता और इतने में आदेश आते कि सारी प्रक्रिया रद्द कर दी गई, अब मेरे को दोबारा ये सब करनी पड़ेगी, तो मेरे को तो धक्का लगता। तो सिमिलरली जो ये कैंडिडेट्स हैं जिनको धक्का लगा है, वो वाजिब है। वाजिब इसलिए है क्योंकि उन्होंने सारी प्रक्रिया कर ली थी, सिर्फ ज्वाइनिंग की वेट कर रहे थे। सरकार को यह करना चाहिए था, ये स्कीम लागू करते, लेकिन जिन्होंने प्रक्रिया कर ली थी उनको एक बार रियायत देके, वन टाइम एक्सेप्शन देके उनको ज्वाइन कराते, बाकी ये स्कीम लागू करते। लेकिन मैं साथ में ये भी कहना चाहूंगा कि जो कुछ लोगों ने हिंसा घटनाएं की हैं वो बिल्कुल गलत बात है। उनका प्रोटेस्ट करना उनका लोकतांत्रिक हक है, लेकिन उन्हें शांति प्रिय तरीके से प्रोटेस्ट करना चाहिए था। देश की संपत्ति और देश की छवि को खराब नहीं करना चाहिए। ठीक है सर, मैं रेड्डू साहब के पास आता हूं। रेड्डू साहब, रखिए अपनी बात। क्या मानते हैं आप, सामाजिक दबाव अब वो भी बच्चों के ऊपर आन पड़ा है? नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से कि वो कोई आगजनी ना करे, हिंसक रूप इसको ना दे, शांति प्रिय ढंग से अपने प्रदर्शन को रखें, अपना विरोध दर्ज करवाने का काम करें, लेकिन सरकारी संपत्ति आदि को किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचाए। ये हमारी पार्टी की तरफ से सभी से विनम्र निवेदन है। दूसरी बात, केशव जी, जिस प्रकार से अभी मैं सुन रहा था और कई डिबेट में इसमें पार्टिसिपेट कर चुके हैं, पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, भारतीय सरकार को भी और हरियाणा सरकार को भी
ये हिंदुस्तान की मातृभूमि क्या सिर्फ भाजपा के नाम रजिस्ट्री होगी इसकी, या ये पूरे देश की मातृभूमि है? इस मातृभूमि की रक्षा के लिए भारतीय सेना जो न कार्य करती है, और भारतीय सेना के बारे में इस तरह की कोई बड़ी। चौहान साहब वो बोल रहे हैं, प्लीज, अच्छा नहीं लगता ना बीच में ऐसे इंटरप्ट करना। वीरेंद्र जी बीच में ना बोलो बड़े भाई, हमने बीच में ना बोलो, आपको भी अच्छा नहीं लगता। आप मीना जी को कितना रोक रहे थे, मैं सुन रहा था। मैं दोबारा से आऊंगा, अगला राउंड ले रहा हूँ। नहीं वीरेंद्र जी, आप मीना जी को बोलने नहीं दे रहे थे, मैं सुन रहा था, और अब मैं बोल रहा हूं तो आप बीच में क्वेश्चन डालते हो। मैं ये कह रहा हूं केशव जी, जब भारत की सेना के लिए कोई बड़ी योजना का क्रियान्वित की जाती है तो वो बंद कमरे में क्यों तैयार की जाती है, ये एक बड़ा क्वेश्चन आज देश की जनता के सामने है। क्यों नहीं उस योजना को आप सार्वजनिक टेबल पर डालते, आप सोशल ऑर्गेनाइजेशन को, विपक्ष को क्यों नहीं अपने विश्वास में लेने का काम करते? आप ऐसा क्यों दिखा रहे हो कि आपके पास संख्या बल है तो जो आपके मन में आ गया उसको लागू कर देंगे? देखिए केशव जी, पहले हमारे हिंदुस्तान में योजना आयोग हुआ करता था। कोई भी बड़ी पॉलिसी होती थी, पहले वो योजना आयोग में जाती थी, वहां से उसको सम्मति मिलती थी, उसका अप्रूवल मिलती थी, फिर वो कैबिनेट में होता था, संसद में होता था, तब वो विपक्ष के सबके सामने चर्चा होकर के तब लागू होती थी। आज हिंदुस्तान में ऐसा क्या होगा कि कोई भी योजना लागू होती है तो डायरेक्ट तैयार होकर के आती है और अनाउंसमेंट कर देते हैं टेबल के ऊपर बैठ कर। सबसे बड़े एक दुख की बात यह है कि इसमें देश की सर्वसम्मति नहीं बनाई जाती और वो अपने आप लागू की जाती है, जो सबसे गलत बात ये इस सरकार में की जा रही है। बहुत निंदनीय ये बात है। दूसरी बात केशव जी, मैं मानता हूं, देखिए सामाजिक दबाव नहीं बनाना चाहिए खाप पंचायतों पर, बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहता हूं, जो युवा भर्ती होना चाहता है उसको होने दीजिए, अगर उसको समझ में आता है तो भर्ती हो। लेकिन जिस प्रकार से सरकार तुलना करती है, यूएस की आर्मी से तुलना करती है, इजराइल की आर्मी का उदाहरण देती है, और जो है ना ब्रिटेन की आर्मी का मॉडल यहां लागू करने का काम करती है, आप देखिए वहां की जनसंख्या और यहां की जनसंख्या में कितना डिफरेंस है। और यूएस की आर्मी ने क्या कर लिया, 7 साल अफगानिस्तान में पिट करके बेइज्जती करवा करके वापस भाग गए। अगर वहां ये मॉडल लागू है तो कौन सा उन्होंने एक उदाहरण पेश कर दिया। हिंदुस्तान की आर्मी विश्व में एक बहुत ताकतवर आर्मी मानी जाती है। आज युवाओं के हितों की बात है, क्योंकि आज भी हमारे देश वो डीरेल हो रहे हैं, वो इफेक्ट हो रहे हैं इन सब विरोध प्रदर्शन के चलते, खाप पंचायतों के चलते, संगठनों के चलते, सामाजिक संगठनों के चलते। हाँ केशव जी, देखिए 4 साल युवा वहां पर ट्रेनिंग लेगा और 4 साल के बाद आपको 21 वर्ष की आयु में उसको रिटायरमेंट दे रहे हो, ये भी युवाओं के साथ एक अन्याय है। मैं पॉलिटिकली पार्टी के हिसाब से विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं एक सामाजिक वर्कर के हिसाब से भी इस बात का विरोध करता हूं। तो ये बात 4 साल बाद आखिर व्हाट इज द मेन रीजन यू आर गोइंग टू रिटायर ए यूथ? ठीक है, हाँ ठीक है, मैं जवाब लूंगा इन बातों का। अब मैं क्या बोला केशव जी आप? नहीं 4 साल एक केशव भाई मैं आऊंगा एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद एक बहुत जल्दी से रेडू साहब, बहुत जल्दी कर दिया ये कि 2019 में जो रिक्रूटमेंट हुई थी, 2019 में जो रिक्रूटमेंट हुई थी उसके ऊपर भी इसको लागू कर रहे। अरे जो एक बार रिक्रूटमेंट हो चुकी है, ये पॉइंट तो क्या उठाया था, ये पॉइंट सोडी साहब ने भी उठाया था, ये पॉइंट सोडी साहब ने भी उठाया था। चौहान साहब एक बार टीना जी से और सवाल ले लूं मैं, फिर मैं आपके पास ही आऊंगा, इत्मीनान से जवाब दीजिएगा। टीना जी रखिए अपनी बात। देखिए केशव जी, ये शिक्षण संस्थानों पर ही एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है अग्निवीर का, अच्छा अग्निपथ योजना का। अच्छा ये एडवर्टाइजमेंट पे इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, इन्होंने कोविड में भी ऐसा ही किया था। तो हम तो इनको साफ साफ ये कह रहे हैं कि इतना पैसा खर्च करने की बजाय शिक्षण संस्थानों पे जहाँ युवाओं को जो पढ़ रहे हैं छात्र उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, उनका क्यों भी जला रहे हैं ऐसा ऐसा करके। ये है जादूगर सरकार जो टोपी में से कबूतर निकाल के दिखाती है कि देखो हम ये ले आए, हम ये स्कीम ले आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं गारंटी देता हूँ, पहले मुख्यमंत्री जी से ये सवाल ये है कि भाई वो किस बात की गारंटी दे रहे हैं, वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे 4 साल बाद। ये सिर्फ युवाओं को गार्ड बनाने तक और जो जिसमें पूंजीपति घराने हैं, क्योंकि मैं पहले कह रही हूँ भाजपा एक प्रोफेशनल एक कंपनी है, एक पार्टी है, पार्टी थोड़ी है ये सिर्फ युवाओं को भ्रमित करके अब ये कह रहे हैं कि देखा पंचायत आ रही है या जितने लोग आ रहे हैं उनको समझ है कि भाई हमारे बच्चों के साथ हम अपनी खेती सोचो, गांव के अंदर ये जाकर देखेंगे तो अपनी खेती बेचकर अपने बच्चों को पढ़ाकर वो लोग भेज रहे हैं। ये बिल्कुल ये इतनी असंवेदनशील सरकार है और इनके लोग और इनके प्रवक्ता यहाँ आकर बोल रहे हैं, इनको थोड़ी बहुत इतनी समझ अपने नेताओं को भी देनी चाहिए, उनको भेजनी चाहिए कि ये पॉइंट्स हैं।
हम लोग इनके कोई दुश्मन थोड़ी है, विपक्ष को सुना जाना चाहिए। अगर विपक्ष को कुछ कह रहा है तो उनको सुने कि अच्छा ये स्कीम्स है और ये पॉइंट्स है और हम इन सरकार के सामने समझिए कि ये यूथ का ये सवाल सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है कि ठीक है एक व्यक्ति ने, आप देखिए हरियाणा के अंदर भिवानी में एक लड़का क्या सुसाइड नोट में लिख के गया कि बापू इस जन्म में मैं फौजी नहीं बन पाया, अगले जन्म में मैं फौजी बनूंगा। कितनी मतलब असंवेदनशील सरकार है कि उस पर भी ध्यान नहीं दे रही है। आप देखिए कौशल रोजगार निगम के तहत इन्होंने क्या कहा कि लाखों युवाओं को हम रोजगार देंगे, आप उनकी भर्ती नहीं कर रहे हैं और ये नई स्कीम ला कर दे रहे हैं। ये माथे पर ऐसे पटक रहे हैं कि नई स्कीम लाके, क्योंकि ये दिखाएंगे क्या अब इनकी तरक्की 1 साल बढ़ेगा तो अगले 1 साल में क्या प्रगति थी। मैं जवाब ले लेता हूं, लाए हम, मैं जवाब लेता हूं आपके सवालों का। चौहान साहब डिस्कनेक्ट हो गए हैं, मैं दोबारा से आऊंगा उनके पास, तब तक मैं योगेश जी आपके पास आ रहा हूं। ये जो आप सोडी साहब भी पॉइंट उठा रहे थे, ये पॉइंट वाकई ऐसा है जिससे जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है इस पूरी प्रोसेस का, यानी कि स्टूडेंट्स, वो इफेक्टेड है। वो लाखों की संख्या में ऐसे बच्चे हैं जिनका रिक्रूटमेंट होना था और वो अधर में लटक गए, ना इधर के ना उधर के। यही बात तो मैं कह रहा था, यही बात मैंने कही, यही सोडी साहब कह रहे हैं कि वो जो देखो, सोडी साहब एक बात से जरूर सहमत होंगे कि जो इन प्रोसेस चल रहा था उसको इन प्रोसेस चलते रहने देते और इसको एज ए पायलट प्रोजेक्ट डालते और इसकी सक्सेस देखते। आज के दिन वाकई इसमें कोई दो राय नहीं है, हिंदुस्तान की सेना दुनिया की नंबर 1 सेना है और वो उसने प्रूव किया है बार बार। सोडी साहब इस बात को कंफर्म करेंगे कि 71 की जंग में ये बताया जाता था, हम तो बच्चे होते थे, कि पाकिस्तान के पास ऐसे पैटर्न टैंक हैं कि जो वो टूटते ही नहीं है और वो उनको बर्बादी नेस्तो नाबूद नहीं किया जा सकता, और वो हमारी सेना ने धाराशाही कर दिए थे और वो जंग हम जीते थे। ठीक है, तो हमारी सेना कमजोर नहीं थी, फिर भी आप उसमें कुछ नया फेरबदल करना चाहते हैं कीजिए, बट वो जो चल रहा है उसको तो कंटिन्यू करते। जब हम नंबर 1 हैं, ऑलरेडी हैं, तो उससे ऊपर कहां जाओगे आप? उससे ऊपर जाना चाहते हो तो एक प्रोसेस में कुछ और डालो आप। अब दूसरी बात और मैं करता हूं, जो ये इजराइल, फ्रांस और अमेरिका, ये भी सोडी साहब के पास आंकड़े होंगे 100% कि वहां पे इजराइल को या फ्रांस को या अमेरिका के लोगों को, ब्रिटेन के लोगों का अपना उनका फाइनेंशियल उनका बैकअप देखिए और हमारा देखिए। हमारे डॉलर्स पर ईयर इनकम है उनकी नंबर 1 और नंबर 2, और उसके अलावा उनको नौकरी की जरूरत भी नहीं होती है, उनके लिए नौकरियां अवेलेबल हैं। हमारे यहाँ पे 58 करोड़ लोग ऐसे हैं जो रोजगार के लिए या नौकरियों के लिए तैयार होते हैं। उनमें से मोदी जी ने यह कहा था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे हम, तो वो इनके 8 साल चले गए। अगर ये 16 करोड़ रोजगार मिल गए होते फिर ये स्कीम लाते तो मुझे लगता कि हाँ यार इन्होंने 2 करोड़ दिए, ये स्कीम लेके आ रहे हैं। अब जो लोगों को डाउट है उस डाउट्स की बात भी मैं कर देता हूं बिल्कुल स्पष्ट। वो डाउट्स ये है लोगों को, ये डाउट्स ये हैं कि जो ये प्रॉमिस करते हैं, जैसे बिल्कुल बताता हूं, वो इन्होंने मोदी जी ने आके एक रात में अपने किसानों के आंदोलन को वापस ले लिया और ये कह दिया एमएसपी दे देंगे। आज तक उस एमएसपी का फैसला नहीं हुआ। नोटबंदी में कहा कि ये लाभ होंगे, कोई लाभ नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद जीएसटी आज तक परेशान कर रही है। तो अब जो इनको ये कह रहे हैं कि हम आपको 4 साल के बाद नौकरी दे देंगे, अरे हरियाणा सरकार तो सबसे ज्यादा बेरोजगार पैदा कर चुकी है, हरियाणा सरकार कहां से दे देगी? खट्टर साहब ने कह दिया क्या आज के दिन जो बेरोजगारी लेवल है हमारा, परसेंटेज हिंदुस्तान में नंबर 1 है हम, हमारे तो बेरोजगार जो पड़े हैं उनको तो दे नहीं पा रहे, जो वो आएंगे उनमें से देंगे हम। मैं जवाब लेता हूं चौहान साहब से। चौहान साहब, तमाम सारे सवाल हैं, आपको पता ही है, मैं रिपीट नहीं कर रहा, आप जवाब दीजिए। हाँ, मैं उत्तर देता हूं। पहली बात, मैं योगेश जी से ये कहूंगा कि वो अगर कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता की तरह बिहेव करना बंद करेंगे तो उन पर ज्यादा विश्वास। मैं सवाल सरकार पे उठाऊंगा, ये मेरी ड्यूटी है, और मेरे सवाल गलत है तो आप उसका जवाब दीजिए। ये कांग्रेस के प्रवक्ता की बात मत कीजिए। चुप गई ना? नहीं, अगर आप बदतमीजी करेंगे तो मैं भी बदतमीजी करूंगा, क्योंकि आप हैं, आप भी बदतमीज हैं। आप सीख के ये आते हैं कि सामने वाले का अपमान करो, उसकी बेइज्जती करो, आप यही सीख के आते हैं और यही आप बोलते हैं यहाँ पे बैठ के। आप जो मैंने बोला है उसमें गलती बताइए। एक सवाल करता हूं, एक का जवाब दीजिए आप। जाएंगे इनको रोकिए जरा, इनको रोकिए।
चौहान साहब आप मेरे मुझे कुछ भी कहेंगे और मैं चुप रह जाऊंगा। चौहान साहब बदतमीज नहीं कहा, लेकिन मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इनको बदतमीज नहीं कहा, लेकिन ये बदतमीजी करेंगे। चौहान साहब आपको पर्सनल नहीं होना है। शुरू करते हैं चौहान साहब मेरी तरफ उठाएंगे तो आपकी बहुत समझदार मैं उत्तर दे रहा हूं। देखिए बहुत परिपक्व प्रवक्ता है, ऐसे पर्सनल नहीं होना, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आगे बढ़िए। मुझे मैं बहुत विनम्रता से मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूं, योगेश जी कांग्रेस के प्रवक्ता के नाते मेरे साथ बैठे और कांग्रेस के प्रवक्ता की तरह उन्होंने जो कहा मैं बता रहा हूं। ऐसे कैटेगराइजेशन किया जाता है क्या? मैं जवाब दे रहा हूं ना, जो सवाल कर रहा हूं चौहान साहब मतलब मैं बताता हूं, मैं उत्तर दूंगा। मैं इनके एक सवाल का उत्तर, आप जवाब दीजिए। मैं इनके एक सवाल का उत्तर दूंगा। ठीक है, आप जवाब दीजिए। योगेश कौशिक कांग्रेस के प्रवक्ता, रुक जाइए, मुझे बीच में नहीं टोकेंगे ये। इन्होंने जो कहना था सब कुछ कहा, मैंने चुपचाप सुना, एक सांस नहीं निकाला मैंने। योगेश कौशिक कांग्रेस के प्रवक्ता इसलिए कहलाएंगे क्योंकि वे कहते हैं कि एमएसपी नहीं दिया गया। इस देश में एमएसपी का कानून के अंतर्गत प्रावधान 1.5 गुना एमएसपी मिले, स्वामीनाथन की रिपोर्ट के अनुसार यह व्यवस्था सरकार कर चुकी है। योगेश कौशिक कहते हैं एमएसपी नहीं है। जीएसटी की सारी समस्याओं को दूर करते हुए देश आगे बढ़ रहा है। स्टॉप इट कौशिक, स्टॉप इट। आप झूठ बोलेंगे मैं सुनता रहूंगा, आप जनता को गुमराह करेंगे मैं सुनूंगा आपकी बात। रुको, अरे झूठे एमएसपी का रूल है नहीं है, आपने झूठ बोले, मैं बोल रहा हूँ। चौहान साहब सर प्लीज लेट मी बी वेरी क्लियर फर्स्ट सर, हमारा टॉपिक डिरेल हो जाएगा, ये बहुत व्यापक विषय है, ये टॉपिक डिरेल हो जाएगा। चौहान साहब टॉपिक डिरेल हो जाएगा। केवल टीना जी ने जो सवाल किए, आप पहले उनका जवाब दीजिए। मैं स्पेसिफिकली क्वेश्चन बोल देता हूँ। चौहान साहब मैं स्पेसिफिकली क्वेश्चन बोलता हूँ ताकि पॉइंट दर पॉइंट आप जवाब दे पाएं। मुझे मालूम है, मुझे नहीं उपदेश, देखिए मुझे मेरे पास सारे पॉइंट हैं। हाँ, तो आप पॉइंट्स का जवाब दीजिए प्लीज। टीना कहती हैं कि बंद कमरे में योजनाएं बनती हैं और ला करके देश के सामने रख दी जाती हैं। ये शायद लोकदल के प्रवक्ता ने भी कहा। इनको कौन समझाए अब कि रक्षा सुरक्षा से जुड़े मामलों का फैसला चौक चौराहे पर डिबेट करके नहीं हुआ करता। रक्षा सुरक्षा भर्ती से जुड़े प्रक्रियाओं के निर्णय भारत की प्रोफेशनल आर्मी अपने अध्ययन शोध आवश्यकताओं के, ये बीच में बोल रहे बदतमीज, ये बदतमीजी नहीं है क्या? सेना के लोग भर्ती कर रहे हैं, सेना के लोग ही विरोध कर रहे हैं। टीना जी बारी आने पर चौहान साहब थोड़ा देखो, शब्दों की मर्यादाएं आपको रखनी पड़ेगी। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। नहीं केशव, ये नहीं, थोड़ी शब्दों की मर्यादा रखनी पड़ेगी। आप किसी को भी ऐसे कुछ भी संज्ञा नहीं दे सकते हैं सर। मेरे लिए शब्दों की मर्यादा, मैं उन्हें रोक रहा हूँ, वो जवाब वो जो सुनेंगे आपकी बातों को। मैंने किया क्या? नहीं, आप ऐसे संज्ञा नहीं देंगे चौहान साहब। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे सर, बहुत परिपक्व नेता हैं, छोटे छोटे बच्चे भी देखते हैं डिबेट्स को। एक छवि जाती है पार्टी की, प्लीज पहले औरों को रोकिए, पहले औरों को रोकिए। नहीं भाई, आप केशव देखिए, अगर आप उनको नहीं रोक सकते तो मुझे उपदेश मत दीजिए, मुझे उत्तर देने दीजिए प्लीज। मैं ये कह रहा हूं कि सेना ने अपनी आवश्यकताओं के अनुसार विधिवत शोध अध्ययन के आधार पर एक योजना देश के सामने रखी और ये चाहते हैं कि उसका निर्णय हुड़दंगबाज करें, चौक पर चौराहे पर डिस्कशन करके, हल्ला करके। ऐसे सेना चलती है क्या? ऐसे देश चलता है क्या? देश की संसद में बनाए हुए, डिस्कशन करके बनाए हुए कौन से भारतीय जनता पार्टी के लाए हुए कानून को इन्होंने सहजता से स्वीकार कर लिया? अनुच्छेद 370 देश की संसद में चर्चा करके हटाया गया, उड़ाया गया। ये वो लोग हैं जो सेना की इच्छा के विरुद्ध जाकर कहते हैं हम आए तो 370 फिर से लाएंगे। सीएए का कानून संसद ने पारित किया, डिस्कशन के बाद पारित किया। ये कहते हैं कि हम उसको हटा देंगे। बीच में मत बोलिए, मैं उत्तर दे रहा हूं, मैं उत्तर दे रहा हूं। अग्निपथ योजना को केशव भाई, भारत की सेना ने डिजाइन किया, भारत की सेना लागू कर रही है।
भारत के तीनों सेनापति उस योजना को बेहतरीन बता रहे हैं। वो कौन लोग हैं जो भारतीय सेना की प्रतिबद्धता, कार्यक्षमता और उनकी सोच समझ, योजना रचना पर सवाल खड़ा करके देश विरोधी काम कर रहे हैं? मेरा तो आपसे ये सवाल है। मैं तो इतना कहूंगा, केवल नौजवानों से कहूंगा कि नई योजना आई है, सेना ने भी कहा है कि अगर उसमें कोई खामी होगी तो हम उसको आने वाले समय में दूर कर लेंगे। प्रविशी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, प्रभु का नाम लेकर के इस योजना में शामिल होइए। कहीं कोई खामी होगी तो भारत की सेना को भारत के हित में, भारत की सुरक्षा के हित में कोई भी निर्णय लेने से कभी किसी ने रोका नहीं है। भारतीय सेना पहले की तुलना में, कांग्रेस के शासन की तुलना में अधिक स्वायत्त है, अधिक समर्थ है। और योगेश कौशिक जी कह रहे थे कि भारतीय सेना को वो तो नंबर 1 है, उसमें सुधार और ऊपर कहां लेकर के जाओगे? योगेश कौशिक जी को बहुत अच्छे से मालूम है कि दुनिया में अच्छी सेनाओं की जो सैनिक की औसत आयु है और भारत की औसत आयु है, उसमें कितना अंतर ओवर द ईयर्स आ गया है। इतनी बड़ी सामने पड़ी हुई तथ्यात्मक कमजोरी कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता को समझ में नहीं आती, तो बताइए मैं उनको कांग्रेस का वरिष्ठ प्रवक्ता और राहुल गांधी का प्रतिनिधि क्यों ना कहूं? वो सारी वही बातें। एक सवाल सोडी साहब का भी था, एक सवाल सोडी साहब का भी था, आप उसका जवाब दीजिएगा। एक 71 साल का बूढ़ा तो ये कहता है कि मैं अभी देश सेवा करूंगा, और 21 साल के को आप रिटायर करके घर बिठाओगे। ये है परेशानी। अच्छा, उत्तर ले लो, 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 उत्तर ले लो। किसी ने नहीं कहा उत्तर ले लो, उत्तर ले लो। मैं उत्तर दे रहा हूं, केशव मैं उत्तर दे रहा हूं। ये बार बार अजीब अजीब सवाल उठाते हैं। 71 साल के प्रधानमंत्री अगर देश की सेवा कर रहे हैं तो मैं तो बूढ़ा कहा है, कानून आप प्रधानमंत्री बोल रहे हो, अंतर्गत कर रहे हैं। रुको आपका मंत्री 6 महीने के लिए सुप्रीम कोर्ट में चला गया था, क्योंकि 21 साल की सेवा करने के बाद भी उसे तो फिर भी 6 महीने चाहिए थे, और ये बच्चे 4 साल। सर ये टॉपिक डिरेल हो जाएगा सर। सोडी साहब का बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चौहान साहब आप उसका जवाब दीजिएगा। क्योंकि लगातार मैं उत्तर दे रहा हूं। जो मेरे पास जानकारी है वो ये है कि जो लोग मेडिकल या फिजिकल कोई एंड्योरेंस का टेस्ट दे चुके थे, अभी उनकी लिखित परीक्षा नहीं हुई थी, उन लोगों को अगर 2 साल के अंतराल के बाद सेना में भर्ती किया जाना है तो ऑब्वियसली मेडिकल नए सिरे से करना पड़ेगा, परीक्षण नए सिरे से उनको करना पड़ेगा। और जो 2 साल भर्ती न होने के कारण क्षति हुई है नौजवानों की, केशव, उसी के लिए तो पहले बैच में हमने 2 साल की सीमा की छूट दी है। 3 लाख का बैकलॉग है, 24 साल में पूरा होगा ये 3 लाख का बैकलॉग। आपको ये मालूम है? गणित सीखो कुछ। हम पूरा करेंगे, हम पूरा करेंगे, हम पूरा करेंगे, हम पूरा करेंगे। हम पंडित नेहरू नहीं है, हम प्रोफेसर हो, गणित तो जानते होंगे, चेक करो जरा एक बार, कंप्यूटर के सामने होगा हमारा। अरे सुनो वरिष्ठ प्रवक्ता जी, पंडित नेहरू नहीं है आज देश के प्रधानमंत्री जो ये कहे कि सेना की जरूरत क्या है। चीन जमीन छीन ले तो क्या फर्क पड़ता है? आज का प्रधानमंत्री सेना की आवश्यकताएं समझता है, सरहद की आवश्यकताएं समझता है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। एक इंच सरहद की रक्षा की चिंता है। चौहान साहब ठीक है, आपने जो पॉइंट दिया मैं उसे कंसिडर कर लेता हूँ। आऊंगा रेड्डी साहब। चौहान साहब आपने जो पॉइंट दिया मैं उसे कंसिडर कर लेता हूँ, लेकिन मेरा सवाल एक बार फिर से वहीं आ जाता है। आपने कहा कि जो मेडिकल एंड्योरेंस टेस्ट थे उन लोगों के, उनको रियायत दी है, लेकिन जो मेडिकल टेस्ट क्लियर कर चुका था, रिटर्न के इंतजार में था, उसे थोड़ी सी रियायत तो दी जाती तो विरोधी नहीं होता, सब शांत हो जाते। उनकी भी तो संख्या लाखों में है सर। मैं केशव मेरे ख्याल से ऐसी संख्या नहीं है आपके पास। अगर कोई आधिकारिक आंकड़े, नहीं सोडी साहब ये बात कह रहे हैं, मैं आधिकारिक आंकड़े भी आपको दे दूंगा, वन टाइम एक्सेप्शन की बात है। मेरा अध्ययन है जहां तक नहीं, जहां मैं इसीलिए कह रहा हूं ना, मैंने तो आपकी बात को ऊपर रखा है। मैं ये कह रहा हूं विनम्रता के साथ कि अगर ऐसे लोग हैं जिनका केवल परिणाम आना बाकी था, तो साधारणतया मैं भी एक नागरिक के नाते और उन जवानों की तरफ खड़ा होकर के मैं भी आपकी तरफ से यह अर्जी लगाने के लिए तैयार हूं कि उनको अवसर मिलना चाहिए था। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है
मेरी जानकारी ये कहती है कि ऐसी कोई संख्या है नहीं। सोडी साहब, और जिन लोगों को भर्ती की आयु जिनकी निकल गई है, कोरोना के दौरान भर्ती ना होने उनको रियायत है। ठीक है, मैं पहले वाले पॉइंट पर आता हूं, मैं पहले वाले पॉइंट पर बात करता हूं। सोडी जी, रक्षा का है। सोडी सर, क्या वाकई ऐसा है कि बहुत बड़ा नंबर है ही नहीं उन लोगों का जिनको रिक्रूट करना था? देखिए केशव जी, नंबर जिनका केवल आखिरी परिणाम बचा, वही अगर सोडी साहब के पास है तो वो शेयर कर सकते हैं। हाँ सोडी साहब, लेकिन क्या एक्चुअली सोडी साहब, एक मैं सोडी साहब से जानकारी मांग लूं केवल? बोलिए बोलिए बोलिए, पूछिए सवाल। मैं केशव जी आपके वाली बात कोई थोड़ा सा मेरी भी जिज्ञासा है कि क्या ऐसा कोई नंबर है सोडी साहब आपकी जानकारी के अनुसार जिनका केवल अंतिम परिणाम घोषित होना बाकी था? अब तक मेरे सामने ये जानकारी नहीं आई। जिसका स्टेप 1 हो गया जवाबदेही तो उसको भी होगी ना चौहान साहब। सेना के जिसका स्टेप 1 हुआ है, दुख तो वो भी होगा, परेशान तो वो भी होगा। दुखी होगा, परेशान होगा, लेकिन हेल्थ चेकअप और फिजिकल एंड्योरेंस जब आप फौज में घुसने जा रहे हैं उस दिन दोबारा करना बनता है कि नहीं? ये सुरक्षा का मामला है। ये ना उस दिन कहां दोबारा होता है सर? जिसका एक बार हो गया उसका तो एक ही बार होता है। के आधार पर नहीं होंगे। जिसका एक बार हो गया उसका तो एक ही बार होता है। साहब 2 साल हो गए, अगर मान लीजिए, हाँ। अगर 2 साल हो गए हैं तो क्या 2 साल में सेहत वैसी की वैसी होगी? मेडिकल कंडीशन वैसी की वैसी होगी? कैसे मान लेंगे हम? चलिए, ये मैं सोडी साहब से जवाब लेता हूं। सोडी साहब, ये उस पॉइंट का आंसर है, फिर मैं टीना जी के पास आऊंगा, रेड्डू साहब के पास आऊंगा। सोडी साहब, रखिए अपनी बात। केशव जी, ऐसे है कि अगर किसका मेडिकल हो गया और 2 साल कोविड की वजह से कोई भर्ती नहीं हुई, तो ये बहुत आसान था कि उसका मेडिकल दोबारा होता। मेडिकल दोबारा होने में कुछ ज्यादा टाइम और कुछ ज्यादा एफर्ट नहीं लगता है, क्योंकि मेडिकल या तो सिलेक्शन सेंटर में होते हैं जिन्हें, या फिर मिलिट्री हॉस्पिटल में होते हैं जो कि जगह जगह पर हैं। और कोई भी अगर आर्मी डॉक्टर किसी भी मिलिट्री हॉस्पिटल में अगर सर्टिफाई कर देता कि ये जवान या ये जो कैंडिडेट है वो उतना फिट है, तो इस चयन जो प्रक्रिया ऑलरेडी चल रही थी उसमें कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। बात नंबरों की नहीं है, बात ये नहीं है कि चाहे 1 हो या 10 हो या 1 लाख हो। बात ये है कि जब वो प्रक्रिया चल गई थी और कई केसेस में पूरी हो गई थी, उस केस में 1 टाइम एक्सेप्शन कर देना चाहिए था। अगर 1 टाइम एक्सेप्शन हो जाता उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये जो योजना थी ये नए सिरे पे शुरू होती, कम से कम जो पहले लोग अफेक्टेड थे वो लोग अफेक्टेड नहीं होते। मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर मैं अपना व्यक्तिगत एग्जांपल दूं, अगर मेरे साथ आज से 30 साल पहले होता तो मेरे को झटका लगता। तो अगर मेरे को झटका लगता है तो जो आज किसी के साथ हुआ है, किसी को भी बुरा लगेगा। केशव मैं भी स्वीकार करता हूं, उनका तो वाजिब है झटका लगना। ठीक है, रेड्डू साहब के पास आ रहा हूं, फिर मैं टीना जी के पास आता हूं। रेड्डू साहब। केशव आऊंगा सर, आऊंगा, सबको समय देना है ना। रेड्डू साहब, देखिए, हमारे जो ये अग्निपथ की योजना है ये भारतीय सेना की है और भारतीय सरकार की है। हम लोग प्रवक्ता हैं, पहली बात तो हमें इसके ऊपर अपने विचार रखने का पूरा हक है और सभी के विचार सुनने भी चाहिए, और लेकिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। यहाँ पर बैठ करके जो विचार है आप अपने विचार रखें। अभी जैसे चौहान साहब बड़े सीनियर प्रवक्ता है, इन्होंने बढ़ाक से ही कह दिया कि हमने एमएसपी दे दी है, उसका गजट नोटिफिकेशन दिखाने का काम करें। मैं बड़ा संक्षेप में हर बात को लेऊंगा। दूसरी बात इन्होंने कही कि सेना के नीतियों को, सेना के कार्यों को सार्वजनिक पटल पर नहीं रखा जाता, सार्वजनिक टेबल पर नहीं रखा जाता। ये बिल्कुल सत्य मैं मानता हूं। सेना की बहुत सारी ऐसी योजनाएं होती है जो सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए। डिफेंस का जहां मामला आता है वो सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए। एक्शन का जहां मामला आता है सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए। यदि सेना में कोई बड़ा सुधार किया जाता है तो वो सार्वजनिक होना चाहिए और सबकी सहमति से उसको किया जाना चाहिए। तीसरी बात हम कहते हैं कि चौधरी अभय सिंह चौटाला ने जब 370 आई, सबसे पहले इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने इसका स्वागत किया था और आभार भी किया था, प्रकट किया था कि मोदी जी ने ये बहुत अच्छा काम किया, हम इसका स्वागत करते हैं। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि ये कहते हैं कि हम भारतीय सेना को युवा सेना बना रहे हैं। केशव जी, पूरा हिंदुस्तान आपके चैनल को देख रहा है। 21 साल का जो नौजवान रिटायरमेंट लेकर के घर पर आएगा, क्या उसकी जवानी खत्म होगी? क्या 22 साल का जवान का खून जो है ना वो देश के काम नहीं आ सकता? क्या उसका खून बूढ़ा हो गया, पतला हो गया? अरे क्या 21 साल के जवान को आप बूढ़ा मानते हो? वो जवान नहीं है। 21 साल के जवान को आप 4 साल की नौकरी करके घर भेजने का काम कर रहे हो, तो क्या वह बूढ़ा होगा, हम उसको बूढ़ा मान लेंगे? तो ये भी बहुत गलत एक तर्क है। तीसरी बात ये मैं कहता हूं, अभी
योगेश जी ने क्वेश्चन उठाया था कि 3 लाख की डेफिशिएंसी आर्मी में आ चुके हैं, 16 लाख की जगह 13 लाख के लगभग हमारी आर्मी है और ये कह रहे हैं कि हम बैकलॉग को पूरा करेंगे। अरे हर साल 80,000 वैकेंसी सेना की वैकेंसी होती है, हर साल 80,000, और आप 3 साल बाद 46,000 ले रहे हो। कब तक इनको पूरा करोगे? हर साल 80,000 उसमें ऐड होती चलेगी तो आप 46,000 लोगे, ये तो सेना 8 लाख पर आ जाएगी, 6 लाख पर आ जाएगी। इस प्रकार से तो ठीक है, कैसे आप सेना की संख्या बल को पूरा करोगे? और एक बात और, एक लास्ट बात और, थोड़ा संक्षेप में अपने पॉइंट दे रहा हूं। लास्ट बात, अभी इन्होंने कहा कि सोडी साहब से इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। देखिए ये वीरेंद्र जी कैसे बात को घुमाने का प्रयास करते हैं। सोडी साहब से क्वेश्चन पूछते हैं कि हमें ऐसा आंकड़ा दीजिए जिन जवानों का परिणाम घोषित होना बाकी है। मैं पूछना चाहता हूं, आपने ठीक जवाब दिया उनको, आपने ठीक कहा केशव जी, अरे जिसने एक स्टेप भी पार कर लिया वो भी हकदार हो जाता उस रिक्रूटमेंट का। और सोडी साहब ने भी ठीक किया, उसका रीमेडिकल हो जाता 2 साल के बाद। किसी कारण से कोई अनफिट हुआ तो छोड़ देते, बाकी को तो लेना ही चाहिए था। इस प्रकार चैनल पर बैठ करके बेतुकी बात करना बहुत ही गलत है। ऐसी बेतुकी बात नहीं करना चाहिए। सरकार की जिम्मेवारी होती है उस तथ्यों के ऊपर सच्चाई की बात करनी चाहिए, पब्लिक को गुमराह करने का काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, टीना जी रखिए अपनी बात। देखिए इस देश की विडंबना ये है कि अगर कोई क्लर्क की भर्ती भी निकलती है ना तो हम जैसे पीएचडी वाले भी उस फॉर्म को अप्लाई कर देते हैं। तो ये समझिए, ये विजेंद्र चौहान जी जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, सो कॉल्ड अपने आप को प्रोफेसर कह रहे हैं, इनसे एक सवाल मेरा ये है कि इतनी सारी भर्ती, इनके मंत्री का स्टेटमेंट है, ये कह रहे हैं कि हम क्या जबरदस्ती समझ के ला रहे हैं युवाओं को, जिसको भर्ती में आना आइए। तो ये देखिए वो खुद क्या कर रहे हैं, 6 महीने के लिए वो कोर्ट चले गए, खुद की तो सब सुविधाएं लेंगे। नहीं जिन्हें मैं बीच में मत बोलिए, सवाल का जवाब आप दे दीजिए ना। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट क्यों इतना पैसा खर्च करा? अगर ये इतनी अच्छी स्कीम होती, सुनिए आप, इतनी अच्छी स्कीम होती तो लोग भाग भाग के फॉर्म भरते, भाग भाग के भर्ती भरते, इस तरीके से प्रोटेस्ट नहीं करते, ट्रेनें नहीं चलाते। हम कांग्रेस बिल्कुल पक्ष में नहीं है कि किसी भी तरीके की हिंसा हो, लेकिन हम युवाओं के साथ है, यूथ के साथ है, क्योंकि ये उनके साथ धोखा कर रहे हैं, तो साफ साफ धोखा कर रहे हैं। और देखिए जिस तरीके से नोटबंदी के टाइम लोग सड़कों पर आए, किसान आंदोलन से सड़कों पर आए, पीएनआरसी से सड़कों पे आए, अब यूथ सड़कों पर आ रहे हैं, तो ये काम कब करने देंगे? ये विकास कब करेंगे? ये विश्व गुरु किस तरीके से बनाएंगे? सवाल तो इनसे यही है कि हमारे पूरे भारत की किस तरीके से चूचू हो रही है। ये आर्टिकल पढ़ेंगे, रिसर्च करें उस पर और पढ़ें कि देश के बारे में क्या क्या लिखा जा रहा है, क्या क्या बोला जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये इस पर काम नहीं कर रहे, इस पर ध्यान नहीं दे रहे। ये जानबूझ के एक स्कीम इनकी पूरी नहीं होती। उज्ज्वला में इन्होंने देख लेना क्या क्या किया। ठीक है, अब वो पुराने गड़े मुर्दे मत उखाड़िए सर। मैं आपसे भी कह रहा हूँ, मैंने उनसे भी कहा था ये 370 लेके आएंगे तो हमारे पास क्या बोलने को नहीं है। सिर्फ अपनी आवाज उठाते रहेंगे और जनता को सिर्फ अपनी बात बोलेंगे। ये तो बिल्कुल ये एक तरीके का, मतलब मैं इसे कहूँगी नाइंसाफी कर रहे हैं युवाओं के साथ। अगर ये इतनी अच्छी है तो ये स्कीम वापिस ले ले और कुछ और जो चल रहा था उसी को चलने दे। ये विकास के नाम पर सिर्फ जनता को गड़बड़ाना जानते हैं। और मैं ये बात बार बार कह रही हूँ कि अगर ये भर्ती इतनी अच्छी होती तो लोग कितने लाखों की संख्या में लोग भरते। मैं बोल रही हूँ ना, यूनिवर्सिटी में देखिए एडवर्टाइजमेंट से कितना पैसा खर्च किया, इन्होंने जवाब नहीं दिया। एडवर्टाइजमेंट पे इन्होंने कोविड में भी इतना ही पैसा खर्च किया है। वो पैसा किसका है? इनका पैसा थोड़ी है। ये जो आलिशान महल बना रहे हैं इनका पैसा जनता का पैसा है। ये अब इस बात पर बिल्कुल जवाब नहीं देंगे, मुंह नहीं खोलेंगे। ये क्या करेंगे? डाइवर्ट करेंगे कि फलाना कांग्रेस की प्रवक्ता बैठी है, आप ये दूसरों पे क्यों उंगली उठा रहे हैं? इनके पास जवाब नहीं है, तभी क्या डाइवर्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैं जवाब लेता हूं इन बातों का। और एक फाइनल कमेंट के साथ चौहान साहब आपके पास आ रहा हूं। चौहान साहब आपके पास ही आ रहा हूं। ये फाइनल कमेंट भी देना है और जवाब भी देना है सर। 30 सेकंड फालतू है, इसलिए जल्दी से। प्रवक्ता जिसको ये भी पता नहीं है कि अग्निपथ योजना है या कानून, वो मेरे प्रोफेसरशिप पर सवाल उठा रही हैं। जुम्मा 2 दिन इनको टेलीविजन पर आते हुए हैं और ये यहाँ उपदेशक बन रही है। इनको ये तमीज नहीं है कि टेलीविजन डिबेट में बात कैसे की जाती है। पढ़कर आया करें आप लोग, फिर आप लोग सिर्फ तालियां बजवाना जानते हैं। पढ़कर आया करें, पहले पढ़कर आया करें। टीना पढ़कर आया करें। चौहान साहब ये पर्सनल नहीं है ऐसे। चौहान साहब गलत बात है सर। ना ये बहुत अनएथिकल है सर, ये बहुत अनएथिकल है। ये बहुत अनएथिकल है। अब मैं बोलूंगा तो आपको उपदेश लगेगा, लेकिन अनएथिकल है सर। नहीं, संघ के कार्यकर्ता होने के बाद ऐसा करते हैं क्या सर?
केशव संघ का कार्यकर्ता हूँ, इसलिए बदतमीज कांग्रेसियों से पूछता हूँ। नहीं, बदतमीज शब्द नहीं, आप उन्हें तो डिबेट के मैनर सिखा रहे हैं सर, और बदतमीज को डिबेट का पार्ट बना रहे हैं आप। नहीं चौहान साहब प्लीज ना। डिबेट में इन्होंने बदतमीज शब्द का प्रयोग किया, इन्होंने मेरी प्रोफेसरशिप पर सवाल उठाया, आपके मुंह में दही क्यों जम गई थी? आप भी संघ के कार्यकर्ता हैं कि नहीं? मैं संघ, मेरा संघ से वास्ता नहीं है। अरे आपका वास्ता नहीं है, मेरे वास्ते में आपको हाँ। पता है। अरे सर आप, अरे चौहान साहब, ये बदतमीज शब्द जो है कहीं भी अच्छा नहीं लगता है, और आपकी प्रोफेसरशिप पे उन्होंने सवाल उठाए हैं तो मैंने उन्हें रोका है, उन्हें बोला है पर्सनल नहीं होना है। नहीं चौहान साहब प्लीज, आप आगे बढ़िए, आप आगे बढ़िए, सवालों का जवाब दीजिए। डीरेल होता है ऐसे विषय। टीना डिबेट में पर्सनल हुई, आप उनको रोकते नहीं। कौशिक जी, मैं सभी को रोक रहा हूं सर, मैं सभी को रोक रहा हूं सर। मुझे उत्तर देने दीजिए। ठीक है चौहान साहब बोलिए। टीना जी प्लीज, टीना जी बारी आएगी, दोबारा से पॉइंट आएगा आपका। चौहान साहब, मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस को और अन्य विपक्षी दलों को विरोध के लिए विरोध करने के बजाय, सेना का नुकसान करने के बजाय, इस योजना में शामिल होने के लिए देश के नौजवानों को आहूत करना चाहिए और उन्हें गुमराह करने का, भड़काने का रास्ता छोड़ना चाहिए। हर बात में सियासी नफा टोटा सोचना ये छोटी सोच है। सेना और देश की सुरक्षा को तुच्छ और घटिया स्तर की राजनीति से बाहर रखा जाना चाहिए। ये मेरा कांग्रेस समेत प्रतिपक्षी मित्रों के लिए सुझाव है। रुक जाइए टीना, ठीक है टीना जी प्लीज, बीच में मत बोलो टीना, बीच में नहीं बोलेंगे आप। ठीक है चौहान साहब खत्म कीजिए जल्दी से। हाँ, किस रेडू साहब ये कह रहे थे कि किसको क्या मिलना चाहिए, उसको ये मिलना चाहिए था, उसको वो मिलना चाहिए था। मेरा बहुत स्पष्ट मानना है कि सेना में भर्ती होने के इच्छुक देश के नौजवानों के लिए क्या प्रावधान करे, किसको सेना में भर्ती होने का अवसर मिले, किसको कितनी रियायत दे, ये निर्णय प्रोफेशनल आधार पर करती है। ठीक है, ये राजनीतिक निर्णय नहीं होते और इन पर राजनीति करने की कतई गुंजाइश नहीं है। एक रेडू साहब ने कहा एमएसपी को लेकर, हालांकि विषय नहीं है एमएसपी, रेडू साहब एमएसपी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार लागत से 1.5 गुना देने की व्यवस्था है, आपके खाते में भी जा रहा है। अगर आप किसान हैं तो देश के हर किसान के खाते में कई बरस से लागत से 1.5 गुना एमएसपी का प्रावधान है। ठीक और है, फिर आप मुझे कह रहे हैं, ठीक है, मैं फाइनल कमेंट लेता हूं सभी से। तो झूठे आप हैं कि मैं हूं? ठीक है रेडू साहब जल्दी से फाइनल कमेंट। आज गेहूं की 1 क्विंटल की पैदावार पे लगभग 2500 रुपए का रेडू साहब विषय पर, रेडू साहब विषय पर एमएसपी क्या दे रहे हैं आप अपने आप समझ लो, मुझे कहने की जरूरत है। हाँ, विषय मेरा ये है केशव जी, ये सरकार कहती है कि इसके बाद जो जवान अग्निवीर है उनको पेंशन नहीं देनी पड़ेगी, जिसके बाद जो है सरकार का पेंशन का 50,000 करोड़ रुपए के आसपास पैसा बचत होगी देश की। मैं ये कहता हूँ, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ये कहती है, अगर 50,000 करोड़ रुपए बचाने के लिए भारतीय सेना से आप छेड़छाड़ कर रहे हो तो ये बहुत ही निंदनीय है, कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा। रेडू साहब छेड़छाड़ नहीं कर रहे, देश की सुरक्षा के ऊपर ध्यान दीजिए। काम कर रहे हैं, सेना की बेहतरी का काम। आपके लोगों ने कहा है कि 50,000 रुपए ठीक है रेडू साहब, बचत होगी, ठीक है रेडू साहब, 50,000 करोड़ रुपए की। ठीक है मैं आगे बढ़ता हूँ। टीना जी फाइनल कमेंट जल्दी से। जी देखिए, इन्होंने एक तो मेरी सवाल का जवाब नहीं दिया, एडवर्टाइजमेंट पे इतना खर्चा क्यों कर रहे हैं। और इनको एंड में यही कहना चाहती हूँ, जिस तरीके से इन्होंने किसानों का इतना अपमान करने के बाद वो बिल वापिस लिए, इसी प्रकार जिस अग्नि पर जो स्कीम है इनको वापस लेनी पड़ेगी। ठीक है, सोडी साहब जल्दी से फाइनल कमेंट। केशव जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे युवा भाइयों से आग्रह करूंगा कि आज से अग्निपथ योजना की चयन प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब उन्हें पूरी अपनी तैयारी करनी चाहिए इस योजना के लिए और आगे आके बढ़ चढ़ के इस प्रक्रिया में हिस्सा लेना चाहिए, ताकि उन्हें देश की सेवा का भी मौका मिले और सेना में भी नौकरी करने का मौका मिले। कौशिक साहब फाइनल कमेंट। देखिए, जिस देश में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पे ले आई है ये सरकार, तो अग्निवीर तो मिल जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखना भर्ती बड़े धड़ल्ले से होगी और हो जाएगी। ये सच्चाई जो छिपा रहे हैं वो है जो पिछली बार सोडी साहब ने बोली थी कि सरकार फाइनेंशियली देश को बर्बाद कर चुकी है, इनके पास पैसा नहीं है चलाने के लिए। वो चीज ये बताते नहीं है लोगों को। और अभी अगर मेरी बात वीरेंद्र जी सुन रहे हैं तो सुन लें कि इन्हें टोडी बच्चा कहा जाता था।
टोडी बच्चे का मतलब क्या होता है ये पता कर लेंगे। और इनके गोलवलकर साहब ने एक बात कही थी, मैं फिर बता के जा रहा हूं। ठीक है, बाप कौशिक साहब नहीं पहुंच नहीं, ये अगर बताते हैं तो इनका इतिहास भी बता दें। कभी नेहरू पे चले जाते हैं, कभी गांधी पे चले जाते हैं। मैं नहीं जा रहा उस विषय पर। सेना के रिफॉर्म्स को लेकर टोडी बच्चा कहा जाता था। चौहान साहब जल्दी से बात खत्म कीजिएगा। चौहान साहब बहुत जल्दी से, चौहान साहब बहुत जल्दी से। कांग्रेस गद्दारों की पार्टी है और आप उसके प्रवक्ता हैं। चौहान साहब एक गलत बात है वैसे। ठीक है, नहीं ठीक है, मैं यही खत्म कर रहा हूं सर, मैं यही गलत कर रहा हूं। लोकतंत्र का अंग होता है ये। मुझे भी आपकी डिग्री पर डाउट हो गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आप सभी का। डॉक्टर चौहान, योगेश कौशिक जी, सोडी साहब, रेडू साहब, टीना कर्मवीर जी, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए हरियाणा न्यूज।